हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग सेट 7 करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज का। हम लोग एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे आज भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रीवियस ईयर से उठाऊं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूं ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये हेल्प करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसे शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो मुगलों से अलग होने वाले जो राज्य थे उनमें हमने पहले भी पढ़ा था हैदराबाद, अवध, बंगाल, है ना। तो बंगाल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अवध, है ना, और आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल। तो बंगाल किसके नेतृत्व में अलग हुआ था? देखिए, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान, बुरहान उल मुल्क, अलीवर्दी खान। तो इसमें जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो है मुर्शिद कुली खान। ठीक है। तो मुगलों से अलग बंगाल जो है वो किसके नियंत्रण में अलग हुआ था? मुगलों से बंगाल वो हुआ था मुर्शिद कुली खान के। ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था अवध को किसने स्वतंत्र राज्य बनाया? सादत खान ने। अवध को स्वतंत्र राज्य बनाया था सादत खान ने। बंगाल को बनाया मुर्शिद कुली खान ने। और हैदराबाद को बनाया था आसफ जहां, या फिर जिन्हें हम निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पहले आपको एक बार बताया था। निजाम उल मुल्क भी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है। तो ये जो 3 अलग हुए थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया किसने किसने इनको स्वतंत्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से कौन एक क्रांतिकारी नेता नहीं था? किसने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या हैदराबाद के निजाम। तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने झांसी से जो है इस विद्रोह में भाग लिया था। तात्या टोपे जो है इन्होंने नाना साहेब के साथ कानपुर से जो है इस विद्रोह में भाग लिया था। और बेगम हजरत महल जो है वो कहाँ से लड़ रही थी? लखनऊ से। ठीक है। इनके आपको स्थान भी याद रखने हैं, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये तो तीनों ही लोग जो थे वो इस विद्रोह में थे, लेकिन हैदराबाद के निजाम जो थे वो इस विद्रोह में नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है, हैदराबाद के निजाम जो है वो इस विद्रोह का, वो इस क्रांति का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ये आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी 2014 में। तो इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। तो आपने याद रखना है, शंघाई चीन में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है। तो कौन सा भाग जो है पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है, संविधान का। तो आपको पता है भाग 9, 9A, 9B या फिर भाग 10। ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भाग जो है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जो भाग 9 है, भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, पंचायतें। और जो भाग 9A है ये हमारा नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाएं। ठीक है। ये वाला आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भाग 9B, ठीक है, तो वो जो है वो हमारा सहकारी समितियां, सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियां। ठीक है। और अगर भाग 10 हम जाएंगे तो ये आ जाते हैं हमारे जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। तो जितने भी संविधान के भाग हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाना है, ध्यान रखना है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, 9B सहकारी समितियों से संबंधित है, और जो भाग 10 है हमारा वो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है? क्या बताता है कि किसमें लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, क्या मूल अधिकारों में ये लिखा गया है, क्या 9वीं अनुसूची में लिखा गया है, क्या निर्देशक सिद्धांतों में ये लिखा गया है, या फिर संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक बार कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी आर्ट्स कमीशन में कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसका मतलब है कि भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है, लेकिन इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी क्या सतपुड़ा और अरावली के बीच में है, या सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, या विंध्याचल और अरावली के बीच में है, या भांडेर और मैकाल के बीच में है? तो आपको ध्यान रखना है, नर्मदा एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रिफ्ट वैली बनाती है, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ये 2 ब्लॉक माउंटेन के बीच में बहती है। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं और नर्मदा जो है ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है ना, भ्रंश घाटी होती है जैसे 2 बड़े बड़े पर्वत हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और बीच में से कोई नदी बह रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली और ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इन पर्वतों को ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत और बीच से बह रही है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स और ये रिफ्ट वैली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली बनाती है ये, और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण जो है वो कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, ब्लैक फीवर, कॉलेरा और चिकन पॉक्स। तो इसमें से मलेरिया जो है वो होता है हमारा मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से। ये आपको याद रखना है, कौन सी बीमारी फैलाता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर? तो मलेरिया की बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप सबसे ज्यादा देशों के लिए घर है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछा जाता है तो वो एशिया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया की है। लेकिन अगर देश पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो सबसे ज्यादा देश जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, 50 से भी ज्यादा 56 कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, अफ्रीका में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा देशों वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है, लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाएगा तो वो एशिया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वो भी एशिया है, क्योंकि एशिया में देखो चीन और भारत 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश पाए जाते हैं, है ना। तो वो जो एशिया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया का है, लेकिन सबसे ज्यादा देश जो है ना वो अफ्रीका में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तंत्या मामा वॉज अ ट्राइबल लीडर ऑफ विच स्टेट? तो तंत्या मामा जो है बोला किस राज्य के आदिवासी नायक हैं? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, ये एक भील जनजाति आपने सुनी होगी ना, भील जो है उससे संबंधित थे। ठीक है, भील नेता थे ये, एक भील आदिवासी नेता थे ये, एक मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर में से क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा है ये? कीवी। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, कीवी जो है वो भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बन गया है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।